जी हाँ, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बराने रहमत ट्रांसमिशन और आज नेटवर्क। और इस वक्त जो मैं खड़ी हुई हूँ जहाँ पे इस वक्त जहाँ जहाँ पाकिस्तान में जो जिसने रोज़ा रखा हुआ है, इस वक्त वो सारी ख़वातीन और मर्द हजरात भी किचन में शामिल होंगे। हम मौजूद हैं अपने कुकिंग सेगमेंट में जिसका नाम है आज का तड़का, और मेरे साथ हैं शेफ गुलजार। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक, और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थोड़ा सा लेट घर पहुंच जाएं कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ईद जो है वो आपकी अच्छी और साथ खैरियत से गुजरे। तो ये अच्छा शेफ गुलजार, बराने रहमत के सारे व्यूअर्स आपको तो जानते हैं, लेकिन मैं उनके लिए नहीं हूँ, तो नहीं। आज आप हमें ये बताएं कि हम बना क्या रहे हैं। आज जो है रमज़ान स्पेशल जो है, हम इफ्तार के अंदर आपने देखा होगा कि हम मिर्चें फिल वाली स्टफ वाली मिर्चें जो है हम बड़े शौक से, उन मिर्चों के पीछे, तो वो हम पेरी पेरी बाइट्स बनाने जा रहे हैं। और शेफ गुलजार, मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि मुझे पेरी बाइट्स इतनी पसंद है कि लोगों ने मेरा निकनेम पेरी बाइट्स रखा है। अच्छा, रियली? तो और इसके साथ देसी लोगों के लिए, हम लोग देसी लोग हैं तो लाजमी देसी खाने भी चाहिए हों। इफ्तार डिनर भी होता है, तो उसके अंदर हमने सोचा है कि कढ़ाई जो है एक तैयार करें, ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई और पेरी पेरी बाइट। अच्छा, एक शेफ गुलजार, आगे जाते जाते मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे जो घर की खवातीन हैं वो बेचारी 1-2 बजे से किचन के अंदर अपनी एंट्री ले चुकी होती हैं इफ्तार के लिए। आपको क्या लगता है एज अ शेफ, एज एन एक्सपर्ट, कि तकरीबन कितना टाइम देना चाहिए इफ्तार की तैयारी को? कोई भी आप काम कर रहे हो ना, जैसे कि ये भी एक पूरी टेक्निक है, ये जो रेसिपी हम बनाते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई एक खाका बना हुआ है, जो है ना, आपने पूरा इमेज बनाया हुआ है, तो आपका काम कभी भी मुश्किल नहीं होगा। पहले तो तमाम चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, अपनी जगह उसको ले लें, सारा सामान, क्या क्या चीज़ें आपने डालनी है। ये नहीं हो कि यार वो लाल मिर्च कम है तो जाओ बेटा छोटे लाल मिर्च जरा खरीद के ले आ, पता चला अदरक लहसुन कम है तो वो आप तो इस तरह की चीज करेंगे तो आपका टाइम जाया हो जाएगा। तो आपको तमाम चीजें पहले जो करना है उसका सामान सारा एक जगह इकट्ठा कर लें, उसके बाद कुकिंग शुरू करें, इंशाल्लाह बहुत सही टाइम पर आपका जो है ना काम हो जाएगा। जबरदस्त। और मुझे थैंक यू सो मच शेफ गुलजार, यू कैन कैरी ऑन नाउ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है हमारी ख़वातीन के लिए कि अगर आप सारी चीज़ें जमा कर लेंगे तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। और जी अली भाई, मैं बिल्कुल अब साथ आ चुकी हूँ आपके, और हमारे साथ हमारे और भी गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ अब ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। और हमारे साथ हैं इरम ज़िया जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। आप सब काफ़ी साल के बाद मुलाकात हो रही है, इत्तेफाक। और इरम साहिबा से भी पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है। मेरी तो दोनों से ही रही है। आई थिंक बाराने रहमत में हम लोग पहली बार नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। तो आप मेरी छोटी बहन है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और ये हमारे जो है वो समझे एक साया है इस वक्त जो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। यस, क्योंकि अब जितने भी ये ट्रांसमिशन के जितने भी लोग हैं हमारे साथ, ये सब पहले से ही फेमिलियर हैं बराने रहमत से। हम जो असल में नए लोग हैं वो हम हैं। तो अली भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म के ऊपर, कि इल्म की जो ज़रूरत है वो हमें ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास इतना इल्म होता है, लेकिन तब भी मैंने उनको बहुत ज़्यादा एक, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जाहिलियत की तरफ जाते हुए देखा है। मैं ये सवाल दोनों से पूछना चाहती हूँ कि इल्म की कितनी फजीलत है हमारी ज़िंदगी में, और इल्म कितनी इंपॉर्टेंस रखता है व्हेन इट कम्स टू दीन इस्लाम। तो इल्म के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इल्म पे बात करने से पहले अगर मैं ये बोलूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इल्म है क्या। इल्म दर हकीकत मेरे रब की सिफत है, और जो हम हासिल करते हैं वो उसके चंद छींटे हैं जो हमें मिल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को बेतहाशा इल्म अता किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उनको फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म अता किया। फिर फ़रिश्तों से कहा कि अब मेरे इस बंदे को सजदा करो क्योंकि तुमसे ज़्यादा जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़्यादा सिखाया था, फ़रिश्तों ने सजदा किया। लेकिन क्योंकि शैतान मरदूद जो मौल्लमुल मलाइक था, अब उसके इल्म का अंदाज़ा लगाओ, जो बात तुमने कही, लेकिन जाहिल था, उसने गुरूर किया,
उसने तकब्बुर किया और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, सरकशी की और तमाम उम्र के लिए मरदूद हो गया। इबादत उसकी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल, लेकिन उस तकब्बुर किया, निकाल दिया गया। मतलब उसमें वो जाहिलियत थी, जाहिल था दर हकीकत वो, कि जो अपने इतने से जानने को बहुत कुछ समझ बैठा। जो अब ये बात तुमने की, तो देखो जब हम कुरान पढ़ते हैं, बहुत आसान सा एक वो है कि जब कुरान को नज़रों से देखो तो अल्फाज नज़र आएंगे, जब कुरान को दिमाग से पढ़ो तो तुमको इल्म दिखेगा, कुरान को दिल से पढ़ो तो मोहब्बत दिखेगी, और अगर रूह से पढ़ोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिखेंगे। तो दर हकीकत इल्म जो है वो ये है, और इंसान को अपने आप को इसी तरह बढ़ाना है। हमारी बदकिस्मती ये रही, अगर मैं अपने खूबसूरत तरीन खित्ता अर्ज़ पाकिस्तान की बात करूं, कि 75 सालों से हम पे जो एक तालीम मुसल्लत की गई कि हमने अंग्रेज़ी ज़बान पढ़नी है, अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी है, कि बकौल उनके कि उनका जो एक बुक शेल्फ था वो तमाम जो मुसलमानों की लाइब्रेरीज थी, जो पर्शियन इल्म था, जो भी कुछ था, उसको रिप्लेस करने के लिए काफ़ी था। एंड आई एम सो सॉरी मैम, आपको कट ऑफ कर रही हूँ। हमने तो 80-90% अपने मुल्क में इल्म को समझ लिया कि अंग्रेज़ी बोलनी आती है, जो अंग्रेज़ी नहीं जिसको बोलनी आती हम उसको समझते ही नहीं है। इसीलिए तो यही है ना कि जो तुम देखो बड़े बड़े तुम्हें तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर नज़र आएंगे, लेकिन वो सबसे बड़े जाहिल होते हैं, उनके पास इल्म नहीं होता। क्योंकि अगर सूरह अनफाल के एक मफहूम यहाँ बयान में करूँगी कि अल्लाह ताला कहते हैं जो सख्त नापसंदीदा अल्लाह को लोग हैं वो बहरे और गूंगे हैं। अब वो बहरे और गूंगे कौन हैं? हमारे यहाँ बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं कि जिनको अल्लाह ने लब दिए, जिनको आंखें दी, जिनको कान दिए, लेकिन ना वो अच्छी बात देखते हैं, ना वो अच्छी बात बोलते हैं, ना वो अच्छी बात सुनते हैं। तो वो बहरे भी हैं, वो गूंगे भी हैं। उनकी वो तालीम जो है वो इल्म नहीं है। इल्म का तो मतलब है जानना। इल्म तो समझो पानी के वो छींटे हैं कि गुलाब की पत्ती के ऊपर पड़ते हैं तो शबनम बन जाते हैं, दरिया के साथ मिलते हैं तो फसलों को लहलहाते हुए गुजर जाते हैं, सीप के मुंह में पड़ जाते हैं तो गौहर नायाब बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं साथ साथ में इस खूबसूरत बात में, क्योंकि इल्म का जिक्र हो रहा है, तो तिब्बे नबवी के हिसाब से आज आगा साहब हमारे साथ इस बारान रहमत में मौजूद हैं। तो आगा साहब, आपको हम वेलकम तो कर चुके हैं, आपकी कैसी कैफियत है? आज यकम रमज़ान अल मुबारक है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। इल्म की बात अगर मैं करूँ तो इल्म, हर चीज़ का इल्म है, लेकिन वो इल्म नाकारा है जो इल्म हिल्म ना सिखाए। अगर हिल्म नहीं है तो उस इल्म की कोई हैसियत नहीं है। और अगर कुरान की रूह से बात करूं तो सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, मेरे रब मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि जितना तूने मुझे इल्म दे दिया से बेशक जानने वाला तू ही। वाह। जब तक के उबूदियत ना आए, जब तक के आपके अंदर ज़र्फ ना आए, उस वक्त तक इल्म की हैसियत जहल की है। तो इल्म के साथ अगर आपके पास इल्म नहीं है तो फिर उस इल्म, अपने इल्म पर गुरूर करना आपके इल्म को मलिया मीट कर देता है। बिल्कुल। एक छोटी सी बात और अर्ज करूं कि हमारे यहाँ आमतौर पर कहा जाए इल्म, तालीम, तरबियत। तालीम क्या है, तरबियत क्या है? एक साहब से पूछा कि जी क्या है तालीम, क्या है तरबियत, क्या है? तो उन्होंने कहा तालीम ये है कि मैं अपने घर में बुलाकर 6 लोगों से वाज करवाता हूँ, ये इल्म है। और तरबियत ये है कि मैं अपने बिस्तर पर लेट कर अपने बेटे से कहते जरा बाहर मेहमान आए, कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। ये तरबियत है। तो इस इल्म के साथ अगर ये तरबियत है तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इल्म की बात तो सिर्फ ये है कि इल्म हिल्म है, अदरवाइज नहीं। बड़ी ही खूबसूरत बात की सर जी। आप देख रहे हैं बराने रहमत ट्रांसमिशन। आज नेटवर्क पे मेरे साथ शेफ गुलजार हैं। मैं एक दफ़ा फिर से किचन में आ चुकी हूँ शेफ गुलजार को डिस्टर्ब करने के लिए। पेरी बाइट्स और कढ़ाई हम बना रहे हैं, तो शेफ उसकी रेसिपी क्या है? जी, इसकी रेसिपी ये है कि मैंने सबसे पहले ये है कि चिकन हमने लिए और इसके अंदर 2 से 3 टमाटर, हरी मिर्चें और थोड़ा दही, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें हमने डाली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया और उसको हमने पकने के लिए छोड़ा, कोई भूना नहीं है अभी। ठीक है, जब ये पक जाएगा उसके बाद फिर हम इसमें जहाँ मामता वहाँ डालडा जो है वो ऐड करेंगे, बाकी मसाले वगैरह ऐड करके और उसको फिर भून लेंगे। तो
ये तरीका कार जो है कढ़ाई का बेस्ट जो है तरीका कार। लेकिन शेफ जैसे आप बता रहे हैं कढ़ाई का जो तरीक़ेकार है, मुझे लगता है तो हार्डली 25 मिनट्स में बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसको मैंने खास तौर पर रमज़ान स्पेशल कढ़ाई जो है ना, चिकन कढ़ाई क्योंकि कितनी सारी ख़वातीन है जिनका रोज़ा होता है, हर कोई इतनी गर्मी के अंदर नहीं खड़ा हो सकता किचन के अंदर, तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ हो जाएगा। तो ये तरीका इस्तेमाल करें, इससे एक तो चिकन के अंदर या मटन में जो है महक नहीं रहती है, महक ख़त्म हो जाती है। इसको इस तरह से अगर पकाया जाए तो टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना उसकी महक को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, मेरा छोटा सा एक सवाल है, क्योंकि मुझे भी महक का एक मुझे हमेशा एक रहता है प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर हम फिश बना रहे हैं तो क्या यही सेम प्रोसीजर यूज हो? नहीं, फिश के लिए आप क्या करें, लेमन और नमक, अच्छा, ये दोनों चीजें उस पे लगा लें फिश पर, और 10 मिनट के लिए छोड़ दें उसे, 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप कुक करें तो इंशाल्लाह उसकी जो महक है वो दूर हो जाएगी फिश की। जो है लेमन जो है सिट्रस होता है ना, तो वो नमक के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन होता है उसका, तो उससे जो है उसकी जो महक है दूर हो जाती है। इसको वॉश जरूर करें, वॉश करने के बाद बनाएं, यानी कि आपने नमक और लीमू लगा लिया, उसके बाद फिश को दोबारा से वॉश कर लिया, उसके बाद फिर आप कुक करें तो इंशाल्लाह महक जो है उसकी कम हो जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, मैं लेकिन अकेली क्या कर रही हूँ शेफ, हमें अली भाई की भी यहाँ पे जरूरत है। अच्छा, ठीक। तो अली भाई प्लीज यहाँ पे आइए। मैं बिल्कुल हाजिर हो जाता हूँ। वैसे भी अमेरिका में रहने के बाद इंसान किचन में जाता है वैसे काफी। अच्छा, ये जरूर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि परदेश इन्होंने भी गुजारा है, मैंने भी 25 साल परदेश गुजारा है, तो मर्द हो या खवातीन दोनों को चाहिए कि कुकिंग के बारे में थोड़ा बहुत नो हाउ जरूर होना चाहिए। अरे थोड़ा बहुत काम होता है भाई, वहाँ तो अच्छा खासा आ जाता है। इसलिए कि जाहिर बात है, अब जिंदगी में कोई पता नहीं होता कि हमने पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है कुछ अरसे के लिए, तो देसी खाने बड़े याद आते हैं इंसान को। तो फिर वो अगर रोजाना वहाँ के खाने खाता रहे तो बेचारा बोर हो जाएगा। हम जैसे देसी लोग तो लाजमी हमें कढ़ाई भी चाहिए, निहारी भी चाहिए, पाई भी चाहिए, तो वो फिर इंसान सीख लेता है। अगर सीख कर जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है, वहाँ कामयाब रहता है मर्द और खवातीन दोनों को। एक और चीज ऐसी लगती है कि वक्त अब बड़ा बदल गया है। पहले हमेशा लड़कों को किचन से बड़ा दूर रखा जाता था, मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को औरतों से ज्यादा पता है। नहीं, आजकल काफी नॉलेज माशाल्लाह, जब से ये कुकिंग शोज शुरू हुए हैं और कुछ इंस्टीट्यूट हमारे पाकिस्तान में बने हैं, उसके बाद से काफी लोगों को नो हाउ हो गई है कि क्या चीज कब इस्तेमाल होती है। पहले एक जमाना था, आपको याद होगा कि ना कोरमे के बारे में, सालन और कोरमे का फर्क नहीं पता था लोगों को। अब कोरमा पता है कि ये कोरमा है, ये दानेदार कोरमा, ये देगी कोरमा है, ये सालन है, ये फला है। मर्दों को भी माशाल्लाह काफी अच्छी तरह से नॉलेज जो है, काफी अवेयरनेस दी है लोगों ने। तो शेफ गुलजार नहीं बन सकता, लेकिन मैं इतनी गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर थोड़ा सा आपका प्रोग्राम देख ले तो ये होता है कि आप एटलीस्ट, अब देखिए ना, खवातीन वो भी तो रोजा रखती है ना। बिल्कुल, कभी अगर मर्द हजरात भी किचन में चले जाएंगे जरूर करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर मैं अपने शौहर को बहुत सारा प्यार दूंगी। मेरी पहली सहरी आगा ने बनाई है, एंड आगा ने बनाई थी, हम दोनों ने सहरी की थी। सो थैंक यू सो मच आगा। थोड़ी तालियां। एक आगा साहब यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद है जी, क्या बात है। नहीं, मैं अपने शौहर की बात कर रही हूँ। अच्छा शेफ गुलजार, पेरी बाइट्स। अच्छा, पेरी बाइट्स के लिए यहाँ पर हमने चिकन का कीमा लिया है, इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ये सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। ये मिर्चें हैं, इसको हम जर्मन मिर्चें कहते हैं पाकिस्तान में। वैसे तो हरी मिर्चें हैं ये, लेकिन इसको हमारे यहाँ पता नहीं जर्मन मिर्चें कहा जाता है वैसे, इसलिए शायद कि इंपोर्टेड फील है जी। इसको कट लगा दिया, इसके अंदर से सारे जो बीज हैं वो निकाल दिए। तो ये कीमा जो है इसके अंदर फिल होगा। इसके बाद अंडे और मैदे का एक बैटर बनेगा गाढ़ा, ठीक है, उसको उसमें ये डिप करेंगे, और उसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब है मेरे पास, इस ब्रेड क्रम्ब पर लगाकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा शेफ, क्या ये वही मिर्च अगर मैं ऐसे भी अगर खा लूं तो मतलब इसमें मिर्च हाँ, ये इसमें तेजी उतनी तेजी नहीं होती जितनी छोटी वाली मिर्चों में होती है। ये जो मिर्चें हैं ना, इसको हम कहते हैं, ये बहुत तेज लगती है, खवातीन वाली मिर्च है। नहीं, यानी कि ये मलीर वाली मिर्चें हैं, ये मैं गलती से मुंह से निकल आया मेरे। तो बहरहाल, तो ये जो है ना मिर्चें ये तेज होती हैं, ये लग जाती है, लग जाती है, और वो वाली जो होती हैं वो बेचारी बहुत शरीफ होती हैं, वो नहीं लगती। वो साइज में बड़ी है, इसीलिए कहते हैं ना, जो गरजता है वो बरसता नहीं। गरजता है जो बरसता नहीं। जैसे शिमला मिर्च है, बेसिकली शिमला मिर्च, ये वाली जर्मन मिर्च और छोटी मिर्च, ये सारी एक ही फैमिली है, लेकिन किसी में खुशबू ज्यादा होती है। पेपरिका हम इस्तेमाल करते हैं, पेपरिका भी इसी फैमिली से है, लेकिन उसमें बिल्कुल मिर्चें नहीं होती, लेकिन उसके
کے اندر خوشبو ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس طرح سے. تو شیف آپ کیری آن کریں. علی بھائی آئی تھنک ہم چلتے ہیں. بھائی علی صاحب آپ آئے, بڑا اچھا لگا ہمیں کچن میں, آپ رونق بہت اچھا لگا, اور آپ کی ساری ریسیپیز ہم نوٹ کر رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ ضرور, بہت اچھا لگا. افطار میں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا. بالکل ہم ٹرائی کریں گے, چھوٹی بڑی ساری مرچیں. تو جی شیف گلزار نے ہمیں ہماری ریسیپی بتائی. آغا صاحب سے ہم ایک سوال کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں اور اربلسٹ بھی ہیں, طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میں پوچھنا چاہوں گی کہ کھجور, افطار جب ہم افطاری کا آغاز کرتے ہیں تو ہم کھجور کھاتے ہیں, تو کھجور کی کتنی افادیت ہے, کھجور اور کھجور کتنا فائدہ مند ہے طب نبوی میں؟ دیکھیے بنیادی طور پر کھجور انسٹنٹ انرجی ہے, اور روزہ کھولتے ہی جو آپ کو انسٹنٹ ایک انرجی چاہیے اس کے لیے کھجور بہت ضروری ہے. بیسک چیز تو یہ ہے. مجھے یہاں پر دو چیزیں کہنی ہیں. ایک تو میں حدیث پاک کا حوالہ دوں گا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں درد کی شکایت ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے, آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا, مجھے ایسا لگا کہ آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میرے دل تک اتر گئی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں دل کا دورہ پڑا ہے, تم مشہور طبیب, ماہر طبیب حارث بن کلدہ سے علاج کراؤ, اور مدینے کی 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت پیس کر استعمال کرو. میں اس پوری بات کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی, ایک حکم دیا, ایک ٹوٹکا دیا, لیکن وہاں پر ایک ماہر طبیب کی تلاش کا بھی حکم دیا. اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ حارث بن کلدہ اس وقت مسلمان نہیں تھے. اب آپ یہ دیکھیے, یہ دنیا کے اصول طے ہو رہے ہیں کہ آپ ٹوٹکے استعمال کیجئے لیکن خدا کے لیے علاج سے لاپرواہی مت کیجئے. یہ بات میں اپنے ہر سننے والے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم ہے. اور تیسری بات یہ کہ اپنے لیے ماہر طبیب تلاش کرو, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. تو یہ وہ اصول ہیں جو ایک حدیث میں بیان ہو گئے. پھر اس کے بعد حکم ہے کہ تمہیں مدینے کی 7 کھجوریں لے کر بیجوں سمیت پیس کر استعمال کرو, اور یہ دل کے امراض کے لیے بہت بہترین ہے. اور اب یہ بات عام طور پر لوگوں کو اندازہ ہے کہ لوگ کھجور کی گٹھلیاں, اجوا کھجور کی گٹھلیاں پیسی ہوئی وہ مدینہ منورہ سے بھی لاتے ہیں, اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ دل کے امراض کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ طبی لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو جب تک کہ کھجور گٹھلیوں سمیت نہ پسے اس وقت تک دل کے امراض میں فائدے کے لیے چند مسائل باقی ہیں. دوسری بات آقا صاحب, میں سوری ٹو کٹ یو, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھجور مختلف اقسام اویلیبل ہوتی ہیں, جیسے ابھی آپ نے اجوا کا بھی ذکر کیا. اب ہمارے پاس آج ہمارا بلکہ ٹاپک بھی تھا علم. ہم تھوڑی دیر بعد بات کر رہے تھے کہ اساتذہ میں بھی, ابھی آپ نے کہا کہ جو ڈاکٹرز ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کوئی مسلمان ہی ہو تو آپ صرف اسی سے علاج کروائیں گے, جس کے پاس بھی علم ہے, جس کے پاس بھی اللہ نے شفا دی ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھجور کی کوئی خاص قسم ہے جو کہ استعمال کریں گے تو بیماریوں میں افادیت ہوگی, یا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بیج سمیت یا اجوا کی ہی قسم ہو تو وہی افیکٹو زیادہ رہے گی؟ دیکھیے اجوا صرف وہ کھجور ہے جو مدینہ منورہ کے حدود میں ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کھجور اجوا ہے ہی نہیں. کئی اقسام ہیں, ہر ایک کے بارے میں الگ الگ رائے ہے. یہ جو میں نے عرض کی کھجور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اجوا کھجور 7 دانے ہیں, اور اس کے ساتھ دوسری بات بھی فرمائی ہے جو ہمارے ہاں احادیث میں مسلسل ملتی ہے, وہ یہ کہ جو شخص 7 دانے کھجور کے اجوا کھجور کے کھا لے گا اس دن اس پر زہر کا اثر نہیں ہوگا. زہر کا اثر نہیں ہوگا, یہ دوسری بات ہے. جہاں تک کھجور کا تعلق ہے, اگر ہم 8 گرام کھجور لیں, اب میں عمومی کھجور کی بات کر رہا ہوں, اگر ہم 8 گرام کھجور لیں, 8 گرام کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 3 کھجوریں, اس میں 23 کیلوریز ہیں, اس کے اندر پوٹیشیم ہے, اس کے اندر وٹامن اے ہے, اس کے اندر گلوکوز ہے, اس کے اندر جو ریکوائرمنٹس آف دا باڈی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں. اور خاص طور سے وہ خواتین جو ہمارے ہاں بہت زیادہ عموماً شوق ہے یا ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنا وزن کم کریں.
وہ خواتین جو وزن اپنا کم کرنا چاہتی ہیں وہ اگر 3 کھجوریں اپنے معمول میں لے لیں تو وہ ہمیشہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ بہرحال کھجور ہے تو شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم ارم میم سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم علم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ابھی ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ علم ماں کی گود سے لے کے قبر تک ہم اس کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ تو آج کل زمانہ بڑا بدل چکا ہے ارم میم، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں خواتین کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تم تو بچے کو ٹیبلٹ دے دیتی ہو، تم تو بچے کے ہاتھ میں فون رکھ دیتی ہو، تمہارے تو اپنی ہی زندگی اتنی زیادہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گی جو ہم یہ کہتے ہیں کہ علم ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے جو کہ بڑی ایک پریشیس جگہ ہے اور پھر قبر تک جاری رہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علم ماں کی گود سے کیوں شروع ہوتا ہے، کس طرح شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم تو اب سنتے ہیں، میں تو ابھی ماں نہیں بنی ہوں لیکن ہم یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ اس کو کام ہے تو اس نے ٹیبلٹ دے دیا ہاتھ میں، اس کو کام ہے تو اس نے ٹی وی لگا کے دے دیا۔ تو یہاں علم کا تو کوئی تعلق لگ نہیں رہا۔ جی ہاں، تو آپ دیکھ رہے ہیں برہان رحمت ٹرانسمیشن۔ ارم میم سے ہم نے ایک سوال پوچھا تھا تو اب میں اس کا جواب چاہوں گی کہ کیا جواب ہے۔ ویسے میں بھی بڑا منتظر تھا کہ اس کا جواب میں نے ضرور سننا ہے کیونکہ سوال آپ نے بہت تیکھا کیا ویسے۔ اور آج مرچوں کا بڑا ذکر ہو رہا ہے اور خواتین کو مرچوں سے ملا دیا گیا، وہ میرے خیال سے دے آر ان میجورٹی۔ تو لیکن بہرحال اگر خواتین مرچیں بھی ہیں تو بری بات نہیں ہے، کیونکہ مرچ ہر چیز میں ذائقہ لاتی ہے۔ اگر آپ مرچ کو نکال دیں گے تو پھر پھیکا کھانا آپ 1 دن 2 دن اور اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ تو وی آر ویری یوزفل، اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ ٹیسٹ جو لاتی ہے نا وہ چھوٹی مرچی لاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، یہ تو خیر ایک حقیقت ہے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ دیکھو جب عورت ماں بنتی ہے، اور یہ سوال ایک ماں سے ہی کیا ہے، تو در حقیقت اللہ رب العزت اپنی تمام دنیا اٹھا کے گود میں دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں سے پرورش کا عمل شروع ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جس پہلی محبت کو پہچانتا ہے، جس پہلے لفظ کو پہچانتا ہے، وہ جس پہلی آواز کو سن رہا ہوتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے بھی، وہ بھی اس کی ماں ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ سائنس پروف کر چکی ہے کہ صرف ماں کی آواز وہ واحد آواز ہے جو بغیر کسی ڈسٹربنس کے اس بچے تک پہنچتی ہے۔ باپ کی آواز بھی پہنچانتا ہے لیکن کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے، ماں کی آواز ایز اٹ از۔ پھر وہ دل کی دھڑکن ماں کی جو بچہ سن رہا ہوتا ہے، اس لیے جب ڈاکٹرز لا کے سینے سے لگاتے ہیں تو وہ بچے کو جب ہارٹ بیٹ سنائی دیتی ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو پہلا پیار، پہلا لمس، پہلی محبت، سب کچھ جو اس کی پہلی چیز ہے وہ اس کی ماں ہے، جس سے وہ دنیا کو پہچانتا ہے، اور ماں ہی اس بچے کو سمجھتی ہے، اس لیے وہ پہلی درسگاہ ہو گئی۔ اب آج کا زمانہ بدل رہا ہے، ہم مائیں بھی شاید کچھ ہمارے اوقات سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم فار سائٹڈ نہیں رہے ہیں، ہم بہت شارٹ سائٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ جو گیجٹس وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن دیکھو ہم اسے زندگی سے نکال نہیں سکتے، اس میں اچھائیاں بھی بہت ہیں، مگر ہر ماں کو اور ہر شخص کو یہ سوچنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی کہ تمہاری ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے وہ تمہارے لیے زہر ہے، چاہے روپیہ ہو، چاہے تمہارا اقتدار ہو، چاہے تمہاری غربت ہو، تمہاری خواہشات ہوں، یا تمہارا کسی چیز کا استعمال ہو۔ تو اگر ہم وہ گیجٹس حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو در حقیقت ہم زہر بھر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں خود۔ اور بچے کو الزام دینا اس لیے غلط ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو ہم نہیں پکڑایا، چاہے اپنی کسی بھی مصروفیات سے پکڑایا، تو میں سمجھتی ہوں آپ کی زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ آپ کی اولاد ہے۔ بالکل، تو آپ نے اس کے لیے ٹائم ضرور نکالنا ہے، چاہے پوری دنیا آپ کو اس کے لیے چھوڑنی پڑے، کیونکہ کل اس نے کھڑا ہونا ہے اور آپ کی پہچان بننی ہے، اور آپ اپنے بچے کو جیسا بنائیں گے نا بچہ ویسے بنے گا۔ دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر تم صرف وہی دیکھتی ہو جو تمہیں تمہاری آنکھیں دکھاتی ہیں، یا صرف وہی سنتی ہو کہ جس کا اعلان زبان کرتی ہے، تو در حقیقت نہ تم کچھ دیکھتی ہو اور نہ تم کچھ سنتی ہو، محدود ہو جاتی ہو۔ تو ماں کو کبھی محدود نہیں ہونا، ماں کو آگے نکلنا ہے، ماں کو بتانا ہے، اس نے نسلیں سنوارنی ہیں۔ اور میں تو ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، تو گیجٹس کا استعمال ضرور کریں لیکن تھوڑی سی لمٹ کے ساتھ۔ میں ایک بات ابھی آپ سے یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حالانکہ میں خود بذات خود میرے اپنے بھی بچے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں کو ہی خالی بلیم کرنا یہ بھی آج کے دور کے اندر، کیونکہ ماں باپ دونوں آج کے دور میں اتنا ضروری ہے بچے کی پرورش کے لیے،
बाप का भी बहुत बड़ा किरदार है अपने बच्चों को। अगर कल को कोई चीज़ है, बाप ही तो लाके ज़्यादातर देता है। मैं उन वर्किंग वुमेन की बात नहीं कर रहा ज़्यादातर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनसे बच्चे या माँ फरमाइश करती है कि इन फलां चीज़ों को आप ला के दे, तो लाने वाला तो बाप भी है ना। तो इन अ वे वो भी अकाउंटेबल है उन चीज़ों के लिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जी किचन के अंदर आदमी जाना अपने आप को समझता था। अली भाई, मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक इतना घर घर का मामला है कि मर्द अगर किचन में चला जाए, मर्द अगर खाना बना ले तो हम कहते हैं कि ओहो मर्द हो गए, ये काम कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम आगा साहब से वो सवाल पूछें। आई वुड वांट यू टू आस्क हिम दैट क्वेश्चन कि हम लोगों को एक्सप्लेन करें कि अगर मर्दानगी देखनी है तो फिर किसको देखना है। जहाँ तरबियत की बात है, जिस तरह अभी माँ का जिक्र हुआ, बाप का, ये सवाल ज़रूर होना चाहिए कि मुझे लगता है आज भी माशरे में ये बात ज़रूर है कि शायद वेस्ट में नहीं होगा। जब मैं गया अमेरिका कुछ साल रहा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, बहुत सारे काम जो हम नहीं करते थे पाकिस्तान में, यहाँ के ईजीली कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सवाल आज उठना चाहिए कि क्या बाप अगर या कोई आदमी या कोई भाई या कोई बेटा किचन में काम करता है, कोई ऐसी मिसाल आप देना चाहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है बल्कि इज्जत अफजाई है? सर देखिए, जो तारीख़ हम पढ़ते हैं उस तारीख़ में वो लोग जो किचन में जाकर अपनी बीवियों का हाथ बटाते हैं जी, उन शख्सियात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी सबसे पहले है। बेशक हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का नाम नामी उसमें मौजूद है। तो क्या दुनिया ने कोई मर्द उनसे बड़ा पैदा किया है? क्या मर्दानगी इसमें है कि वो किचन में न जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यकीन से कहता हूँ कि जो शख्स अपनी वाइफ की खिदमत में उसका हाथ बटाता है वही दरअसल सही मर्द है, वही अच्छा मर्द है। और मर्दानगी यही है कि अपनी बीवी का हाथ बटाओ। बात हो रही है हमारे बच्चों की तरबियत की। जी, मैंने फरमाया कि बच्चा जो है वो माँ की धड़कनों को सुनता है माँ के पेट में होते हुए। आज की साइंस ये कहती है कि बच्चा उन करीब की आने वाली आवाज़ों को भी सुनता है। ये बात कभी ना समझिए कि जो 4 महीने का बच्चा है और 6 महीने का बच्चा है तब कहीं जाकर को वो सुन रहा है। ना ना ना, बच्चा तो 4 दिन की उम्र में अपनी बात, आपकी बात सुन रहा है। आप दोनों के रवैयों को जांच रहा है। और उस घर में, जिस घर में पेरेंट्स के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और उन पेरेंट्स के दरमियान झगड़े होते हैं, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस कभी भी पैदा नहीं होता। हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का वो पेशेंट होगा। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आगा साहब ने, इरम मैम ने। अब मैं चलूँगी शेफ़ गुलजार की तरफ। शेफ़ से हम पूछते हैं कि हमारी जो जितनी भी रेसिपी है, हमारा जो आज का तड़का स्पेशल चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है? जी शेफ़। कढ़ाई जो है वो आखिरी मराइल के अंदर है और इसके अंदर हमने जो है ऑयल भी ऐड कर दिया। तो ये सारे मसालों के साथ, मसाले थोड़े लेट डालें अगर आप चाहते हैं कि कलर अच्छा रहे, ठीक है, कढ़ाई का। तो बहुत ज़्यादा पहले ना डालें, ठीक है, स्टार्ट में ना डालें। थोड़ा सा पक जाए उसके बाद ऐड करें तो उससे जो है इसका कलर अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैंने एक बैटर बनाया है, मैदा, और तकरीबन 1 कप मैदा लिया है, 2 अंडे लिए हैं। इसका गाढ़ा बैटर बनाया, ये देखें इस तरह से। मैं वही देख रही हूँ। और अमूमन लोगों का बैटर इतना अच्छा नहीं बनता, वो बहुत लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। लिक्विड होगा तो फिर ये जो मिर्चें हैं ना, इसको बाइंड करने में मसला होगा, ठीक है। तो ये पहली बाइट्स बन रही हैं, वो भी पहले एपिसोड में। मैं कहाँ जाऊँ जी। और इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर लगा लिया। और उसके बाद ये है ब्रेड क्रम, और ब्रेड क्रम के ऊपर आपने इसको हल्के हाथ से ज़बरदस्त इस पे लगा देना है और इसे इकट्ठे फ्राई करना है ताकि तमाम पेरी बाइट्स का कलर जो है ना वो एक जैसा आए। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम लगाते हैं और एक एक करके फ्राई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कुछ के कलर अलग हो जाते हैं, कुछ डार्क हो जाता है, कुछ लाइट हो जाता है। तो बनाकर और इसको थोड़ा सा हवा में छोड़ दें। जैसे पंखा चल रहा है आपके घर में, तो पंखे के नीचे छोड़ दें, तो क्या होगा, ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा। फिर कोई इसमें से कवर निकलने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। वरना क्या होता है, अक्सर कवर उतर जाता है इसका ना। तो इस तरह से आप अगर करेंगे, तमाम जो पेरी बाइट्स हैं उसको आपने बना लिया, बनाने के बाद थोड़े से हवा में छोड़ दिया, उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद हम फ्राई करेंगे 150 सेंटीग्रेड पर। बेहतरीन टेम्परेचर होता है। और आजकल ये जो गैजेट्स हैं ये बहुत ही सिंपल सस्ते मिल जाते हैं। 300 to 400 में आपको गैजेट्स मिल जाता है। तो आपको एक तो सीखने का मौका मिलेगा कि कितने टेम्परेचर पे हमने उसको फ्राई करना है, और दूसरा ये कि चीज़ आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। इसलिए कि ज़ाहिर बात है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं चीज़ों के ऊपर, पैसे आपने लगाए लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं बनी तो फिर बड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है
बहुत ठीक है। तो अच्छा शेफ गुलजार, कोई ऐसी जी। चीज तो नहीं रह गई नहीं रेसिपी बिल्कुल के हवाले से जो कुछ बिल्कुल आप तैयार है बताना मेरे, चाहेंगे? हाँ तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत जबरदस्त, शुक्रिया, थैंक यू जी। सो मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह वापस से अली भाई की तरफ चलते हैं और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आज जी। तो ऐसा लग रहा है जैसे पहला रमज़ानुल मुबारक जो है वो हम पूरी तरह से जो है वो कुछ ना कुछ छोटी बड़ी जितनी भी मिर्चें हैं वो आज हमारी सेट पे उसकी खुशबुएं जो है उम्मीद करता हूँ कि कोई मीठी मिर्च भी ऐसी आए जो कोई गुलजार साहब है कुछ ऐसा सिलसिला कि कभी मैं हूं ना मीठी मिर्च, आप बिल्कुल, मीठी मैं मिर्च? बिल्कुल मीठा हूँ। ये किसी तरफ से भी आप देख लें, अल्लाह आपको ऐसा मीठा रखे यहाँ पे। शीरी और मीठी भाई करते हैं ना, ये भी तो कोई हो सकती है रेसिपी ऐसी जी। कि भाई मिर्चें भी उसका हाँ नाम होती रख है। देंगे इंशाल्लाह। मीठी मिर्च? आप बताएं स्वीट मिर्च और क्या है उसके और अंदर? क्या कभी ऐसा इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं। आज टीवी पे होना चाहिए कि अब हम ऐसी मिर्चें तल के आपको रमजान मुबारक में देंगे जिससे आपको मिर्चें नहीं लगेंगी। नहीं लगेगी। बिल्कुल। खट्टी मीठी तो हो ही सकती है। हाँ ठीक है। है ना? लेकिन जो येलो होती है तो उसमें मिठास होती है, जो येलो वाली होती है। हरी तो तुर्श होती है थोड़ी सी, लेकिन येलो वाली जो होती है जो हम फॉरेन में बहुत आसानी से मिलती है, यहाँ काफी महंगी है, वाली, अच्छा। वो मीठी होती है। यहाँ लोग वो समझते हैं कि वो ऐसे नहीं पुरानी होती हो गई नहीं है। नहीं, वो बड़े मजे की, बड़ी उसका एक थोड़ा स्वीट टेक्सचर उसका होता है जी, जो जी, आता है, जी। वो बहुत अच्छी होती है यहाँ टेस्ट पर में। स्वीटनेस की भी बात हो रही है और खटास की भी बात हो रही है, मिर्ची की भी बात हो रही है। तो मैं सबको ये बता देती हूँ कि हमारे इस बराने रहमत ट्रांसमिशन में आप एक कंपटीशन देखेंगे जिसमें लोगों के लफ्ज़ों की तकरार होगी, जिसको हम कहते हैं डिबेट कंपटीशन। इतवार, पीर और मंगल आएंगे 4 कंटेस्टेंट्स, उनको दिया जाएगा एक टॉपिक, 2 फेवर में बोलेंगे और 2 अगेंस्ट बोलेंगे। फिर उनमें से चूज़ किया जाएगा एक कंटेस्टेंट जो जाएगा सेमीफाइनल में। 27वीं शब को हमें मिल जाएंगे हमारे 4 फाइनलिस्ट जो कि compete करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मोटर बाइक के लिए। तो आज हमारे 3 जजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जज करेंगे आज का डिबेट कंपटीशन। तो जी हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब डिबेट कंपटीशन की बात आती है, क्योंकि वो एक टॉपिक होता है, उसी के ऊपर इन फेवर बोलना है और उसी के ऊपर अगेंस्ट भी बोलना है। और 90 सेकंड्स हमारे पास होंगे। 90 सेकंड के अंदर अंदर आपने हमारे जजेस को कन्विंस करना है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अच्छा इरम मैम, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है तो मैं जल्दी से एक सवाल है उसका जल्दी से एक जवाब चाहूँगी कि आजकल हमारे यंगस्टर्स में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस चीज़ का डिप्रेशन है, जॉब नहीं मिल रही है, पैसे कम है, शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हर तरह का डिप्रेशन है। जिसकी ज़िंदगी हमें परफेक्ट लग रही है उसकी ज़िंदगी में भी डिप्रेशन है। तो ये क्या है और ये क्यों है? देखो, स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उन्हें ना बहुत जल्दी रहने लगी, सोचते चुटकी बजाए और सब कुछ आ जाए। जो टच स्क्रीन इस्तेमाल कर करके ना हमने अपनी लाइफ को भी टच स्क्रीन समझ लिया है कि बस उंगली से फेरा और तस्वीर बदल गई। ऐसा नहीं है और थोड़ा इंसान को ध्यान देना चाहिए। जब हम, क्योंकि इल्म हमारा मौजू था आज का, तो मैं उसी हवाले से उन्हें कहूँगी कि एक बड़ा फेमस स्कॉलर है, उसका बड़ा खूबसूरत कोट है कि बुक्स आर एज यूजफुल फॉर स्टूपिड पीपल एज मिरर इज यूजफुल फॉर ब्लाइंड्स। तो हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, नाउ दे आर बिकमिंग ब्लाइंड, तो इसलिए वो कुछ सीख ही नहीं पाते और सीख नहीं पाते लेकिन चाहते हैं कि कुछ कर ले। तो जब आपने कुछ सीखा ही नहीं तो आप कुछ करेंगे कैसे? तो अपने आप को टाइम दें, रफ्तार थोड़ी, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, थोड़ी सी आप अपनी रफ्तार को स्लो करो, जानो, समझो कि ये दुनिया क्या है, इसको बनाने वाला क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, और ये जो मेरी इतनी सी ज़िंदगी है, इसके बाद भी जो एक ज़िंदगी है तो मुझे उसके लिए क्या करना है। और इसमें वंस अगेन बिल्कुल अली आप सही कह रहे थे भाई कि पेरेंट्स का किरदार बहुत अहम है। तो मदर को तो क्योंकि सवाल किया था माँ की गोद से तो इसलिए वो जवाब हुआ था, लेकिन फादर फिगर भी उतने शजर, मैं हमेशा कहती हूँ बाप शजरे सायादार है कि जिसकी छाँव में पूरा ख़ानदान पनपता है। तो जाहिर है इन दोनों से मिलकर वो जो आपकी आगे की नस्ल है ना, वो परवान चढ़ती है और आपकी तरबियत देती है। तो हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि ज़रा ठहर के चले। और शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी सब मुश्किल आसान पढ़ा कर। आसान पढ़ने के लिए गर तुझे कुछ ना मिले तो तू सरवरे कौनैन के अशआर पढ़ा कर। सुभान अल्लाह। लारे तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी,
लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कर्ब के लम्हों में कुरान पढ़ा कर। तो मेरे ख्याल से वो सारी जो मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएंगी। जबरदस्त, सुभान अल्लाह। आगा साहब, आप इस सिलसिले में ये जो डिप्रेशन का बहुत ही अच्छा सवाल किया है, कोई ऐसा है इलाज कि आज की इतनी तेज़ी के दौर में जिसमें हम चाहते हैं कि कम वक्त में हमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो कोई भी रुतबा हो, हम चाहते हैं वाकई कि हमें बस मेहनत हम कम करें और रिटर्न हमें फ़ौरन मिल जाए? मेरा ख्याल है कि नफसियाती तौर पर मैडम ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि हम जो है वो टच स्क्रीन के आदी हो गए हैं। वो डायल वाले टेलीफोन पे आ जाना कि 7 नंबर मिलाएंगे, उसके बाद अलग अंगेज है, फिर 2 मिनट में फिर आप मिलाएंगे। तो वो असल में प्रैक्टिकल लाइफ है। हम प्रैक्टिकल लाइफ से निकल करके हम कहीं ख्वाबों में आ गए हैं, और ख्वाबों में हर चीज़ को हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड देखना चाहते हैं, और जब नहीं देखते तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेशन का आसान तरीन इलाज ये है कि मैं इस बात पर यकीन कर लूँ कि मेरे रब की तकसीम बिल्कुल ठीक है। जब रब की तकसीम पर मैं राज़ी हो जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे टेंशन से, मेरे दिल से निकल जाएंगी। अदरवाइज़ हर चीज़ मेरे लिए टेंशन है। ये बात तय कर लीजिए कि दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जा सकती हैं, या ये या अकल फहम या किस्मत। अदरवाइज आपके पास कुछ भी नहीं है। आप इससे इस्तेमाल करते रहिए। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर ये है तो यहाँ कम भी हो तो